Hello friends, welcome to Shiksha Academy. So today we are going to start our first chapter of 10th mathematics, which is real numbers. Okay. So first of all, let we see the quick overview of the chapter. Okay. पहले हम इसका क्विक ओवरव्यू देख लेते हैं कि चैप्टर्स में हम क्या क्या लर्न करने वाले हैं. ओके. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लर्न अबाउट बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ रियल नंबर्स. रियल नंबर्स का बेसिक इंट्रोडक्शंस लेंगे, क्या रियल नंबर्स होते हैं, उसमें क्या क्या आता है. एंड देन वी विल लर्न अबाउट द Euclid's division lemma, and then by using Euclid's division lemma we will learn Euclid's division algorithm. ये एल्गोरिदम है जो हमारा SCF फाइंड करते हैं इसमें यूज होता है. इस एल्गोरिदम का यूज करके हम SCF फाइंड करते हैं. ठीक. देन वी विल लर्न द फंडामेंटल थियरम ऑफ अरिथमेटिक्स. आफ्टर दैट रिविजिटिंग इरेशनल नंबर्स, उसमें दो थियरम्स आएंगे, थियरम 1.3 एंड थियरम 1.4. एंड देन वी विल लर्न अबाउट रेशनल नंबर्स, जिसमें आएगा थियरम 1.5 एंड 1.6. और उसके बाद रेशनल नंबर्स का डेसिमल एक्सपांशन. तो ये जो टॉपिक्स है जिसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. लेट वी स्टार्ट फ्रॉम आवर फर्स्ट टॉपिक विच इज़ बेसिक इंट्रोडक्शंस ऑफ रियल नंबर्स. तो पहले किस रियल नंबर किसको बोलते हैं वो समझ लेते हैं हम. तो ये है नंबर्स के टाइप्स है जिसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा है, फिर भी एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं उसको. फर्स्ट नंबर्स आते हैं नेचुरल नंबर्स. तो नेचुरल नंबर हम किसको बोलते हैं, अगर हम नंबर लाइन पे उसको रिप्रेजेंट करें तो पहले आता है 1, 2, 3, 4 अप टू इनफाइनाइट. ये जो नंबर्स है 1, 2, 3, 4, 5 इनफाइनाइट, उसको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर्स. ओके. क्योंकि ये नेचुरल चीज़ों को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें यूज़ करते हैं इसको, इसलिए इसको बोलते हैं हम नेचुरल नंबर. देन आता है वॉल नंबर. वॉल नंबर में क्या होता है, जो नेचुरल नंबर है उसके साथ एक ज़ीरो ऐड हो जाता है. ज़ीरो से लेके 1, 2, 3, 4 अप टू इनफाइनाइट, तो इसको बोलते हैं हम वॉल नंबर्स. नेचुरल नंबर में 1, 2, 3, 4 से स्टार्ट होता है और वॉल नंबर में एक ज़ीरो उसमें ऐड हो जाता है. देन आता है इंटीजर्स. इंटीजर्स मतलब ऑल पॉजिटिव नंबर्स एंड नेगेटिव नंबर्स. ज़ीरो आता है, नेचुरल नंबर्स भी आते हैं 1, 2, 3, 4 अप टू इनफाइनाइट, और नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं -1, -2, -3, -4 अप टू इनफाइनाइट. इसको बोलते हैं हम इंटीजर्स. देन आता है रेशनल नंबर. तो रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, जिस नंबर को हम P/Q फॉर्म में लिखते हैं. ओके. नंबर्स विच कैन रिप्रेजेंट इन P/Q फॉर्म. can be written as a P/Q form is known as a rational number. जिसके ऊपर कोई एक न्यूमरेटर होता है, उसके नीचे होता है डिनोमिनेटर. तो जैसे न्यूमरेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर ऐसे लिखा हुआ कोई भी नंबर्स होता है तो उसको हम बोलते हैं रेशनल नंबर. अब रेशनल नंबर्स के अंदर ये सब नंबर्स आ जाते हैं. क्यों? क्योंकि अगर हम मान लें कि नेचुरल नंबर हमने 2 लिया, तो 2 के नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 तो ऑलवेज होता ही है, तो ये भी P/Q फॉर्म हुआ. 0 ले तो 0 के नीचे भी अगर हम 1 लिखे तो उसका आंसर तो 0 ही होता है, पर नीचे 1 हम इसको लिख सकते हैं, तो ये भी क्या हो जाता है रेशनल नंबर. तो हर पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर और 0 ये सब भी किस में आते हैं, रेशनल नंबर्स में आते हैं. नेचुरल नंबर्स भी इसमें आता है, वॉल नंबर्स भी इसमें आता है और इंटीजर्स भी इसमें आता है. सभी नंबर्स रेशनल नंबर्स के अंदर आ जाते हैं. उसके बाद नेक्स्ट है इरेशनल नंबर्स. इरेशनल नंबर्स किसको बोलते हैं, इरेशनल नंबर्स में हम ले सकते हैं पाई. पाई है वो एक इरेशनल नंबर है. फिर आता है √2, √3, √5. रूट के अंदर कोई भी हम प्राइम नंबर लिखे तो उसको हम बोलते हैं इरेशनल नंबर. इरेशनल नंबर का एक और भी आइडेंटिफिकेशन है कि जिसको हम पॉइंट में लिखे और उसके बाद पॉइंट के बाद जो डिजिट है वो रिपीटेड भी ना हो और इनफाइनाइट तक जाते हो. ठीक है, इनफाइनाइट तक जाते हो और रिपीटिंग नंबर्स ना आते उसमें, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर बोलते हैं. और दूसरी तरीके से लिखना हो तो उसको बोल सकते हैं हम कि जिसको हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते. जिस नंबर को P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते उसको हम बोलते हैं इरेशनल नंबर. तो दिस आर दी टाइप्स ऑफ
नंबर। अब ये सब नंबर है, उन सब को हम बोलते हैं रियल नंबर। रियल नंबर, ये सब नंबर्स आ जाते हैं रियल नंबर्स के अंदर। इसके बाद आते हैं इमेजिनरी नंबर, जिसका कॉन्सेप्ट 10th स्टैंडर्ड के अंदर नहीं आता। जब आप 11th में आओगे तब उसके अंदर ये रियल नंबर्स के बाद इमेजिनरी नंबर्स का भी कॉन्सेप्ट आएगा, पर ये सब नंबर्स है जो रियल नंबर्स के अंदर काउंट होते हैं। तो इस चैप्टर में हम इस सब नंबर्स के बारे में आगे पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, सो अवर न्यू नेक्स्ट टॉपिक इज यूक्लिड डिवीजन लेमा। ओके, व्हाट इज यूक्लिड डिवीजन लेमा? फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट is lemma? Okay, let we know about what is lemma. So lemma is a proven statement which we can use to prove another statement. Okay? lemma एक ऐसा स्टेटमेंट है जो ऑलरेडी प्रूव्ड है, जिसका यूज करके हम कोई और स्टेटमेंट है उसको हम प्रूव कर सकते हैं। तो लेमा का मतलब होता है एक प्रूवन स्टेटमेंट। दैट मीन्स जो ये स्टेटमेंट दिया है वो एक प्रूवन स्टेटमेंट है जो प्रूव्ड है ऑलरेडी, जिसका हम यूज करेंगे हमारे सम करने के लिए या फिर किसी और चीज को हमें जब प्रूव करना हो तो उसके लिए, ठीक है। तो लेमा का मतलब होता है प्रूवन स्टेटमेंट। यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है वो समझ लेते हैं। गिवन पॉजिटिव इंटीजर a एंड b, देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स q एंड r satisfying a is equal to bq plus r, and condition is that r is less than or equal greater than or equal to 0 and less than q। कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर a एंड b के लिए हमें दो और इंटीजर्स मिलेंगे q एंड r जो यूनिक होंगे और वो सेटिस्फाई करेंगे इसको, इस स्टेटमेंट को, कि क्या है स्टेटमेंट a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, के जिसमें r है वो 0 यहाँ से 0 से बड़ा होगा और q से छोटा होगा, ठीक है। अब ये देखते हैं कि ये जो स्टेटमेंट है वो आया कहाँ से, कहाँ से उन्होंने ये स्टेटमेंट लिया है, ठीक है। तो फॉर एन एग्जाम्पल हम ले लेते हैं a इज इक्वल टू 26 एंड b इज इक्वल टू 5। तो जब मैं a को b से डिवाइड करता हूँ, मीन्स कि 26 को मैं 5 से डिवाइड करता हूँ, तो 5 5 जा 25, रिमाइंडर बचेगा 1। तो अगर ये मेरा a है, मुझे a वापस चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको और इसको दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 5 5 जा 25 और रिमाइंडर जो है उसको उसमें ऐड करना पड़ेगा, तो मुझे मिलेगा 5 5 जा 25 प्लस 1 26, मीन्स a इज इक्वल टू 5 क्या था मेरा b, उसके साथ कुछ 5 मल्टीप्लाई किया और 1 ऐड किया। अब ये 5 क्या है, ये है डिवीजन किया हमने, ठीक है। तो डिवीजन में जो यहाँ पे बचता है उसको हम बोलते हैं क्वोशंट, क्वोशंट को हम q बोलेंगे। तो a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस ये जो नीचे बचता है उसको हम क्या बोलते हैं, रिमाइंडर, रिमाइंडर का r मतलब r। तो यहाँ से ये स्टेटमेंट आया है कि a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। कोई भी दो डिवीजन करो, कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर ले लो आप, जिसका डिवीजन करो तो आपको हर बार ये स्टेटमेंट ही मिलेगा। जैसे कि 10 को मैं अगर 3 से डिवाइड करूँ तो 3 3 जा 9, रिमाइंडर बचेगा 1। तो वापस 10 चाहिए मुझे, तो क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, मतलब बी क्यू प्लस आर हो जाएगा। तो a इज इक्वल टू, तो 10 इज इक्वल टू बी था हमारा 3, q मिला हमें 3 और रिमाइंडर हमारा 1। ऐसे ही दूसरा कोई ले लेते हैं, मान लो कि 12 डिवाइड हम करते हैं 5, तो 5 2 जा 10, रिमाइंडर बचा 2, तो वापस 12 चाहिए मुझे, तो क्या करना पड़ेगा, 5 2 जा प्लस रिमाइंडर 2, 5 2 जा 10 प्लस 2 12। तो यहाँ से स्टेटमेंट आया कि a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। इसको और लैंग्वेज में बोलना हो तो हर बार यहाँ पे जो डिविडेंड है वो अगर हमें वापस चाहिए तो हमें क्या करना पड़ता है, डिवाइज़र हमारा b है उसके साथ क्वोशंट q को हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है और प्लस हमें रिमाइंडर करना पड़ता है। तो डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, ये है इस स्टेटमेंट का मतलब। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। So our third topic is Euclid division lemma. By using this Euclid division lemma, we will find SCF of two integers. यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, एल्गोरिथम का मतलब होता है एक प्रोसेस जिसका यूज़ करके हम कुछ चीज़ हम
फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम क्या फाइंड करने वाले हैं, एचसीएफ, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम है जिसका यूज करके हम फाइंड करेंगे एचसीएफ। एल्गोरिदम मतलब उसमें क्या आएंगे, कुछ स्टेप्स आएंगे, जो प्रोसेस है उसके क्या क्या स्टेप्स है वन बाय वन। तो फर्स्ट स्टेप है अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा टू ए एंड बी। अगर हमें एचसीएफ फाइंड करना है तो कोई दो इंटीजर्स दिए होंगे ए एंड बी जिसका एचसीएफ फाइंड करना है। तो सबसे पहले उसके ऊपर हमें यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई करना है, ठीक है। और अप्लाई करके हमें क्यू और आर फाइंड करना है, क्वोशंट और रिमाइंडर फाइंड करना है। उसके बाद सेकंड स्टेप है इफ आर इज इक्वल टू 0, अगर रिमाइंडर है वो 0 आता है देन बी इज अ एचसीएफ ऑफ ए बी। जो दो इंटीजर्स ए बी दिए उसका एचसीएफ हो जाएगा बी, अगर रिमाइंडर 0 बचता है तो। और अगर रिमाइंडर है वो 0 नहीं बचता है तो हमें क्या करना है, अप्लाई डिवीजन लेमा टू बी एंड आर। अगर हम इसका डिवीजन करते हैं, बी ए को बी से डिवाइड करते हैं और जो रिमाइंडर है वो 0 नहीं बचता तो हम क्या करेंगे, फिर से डिवीजन लेमा अप्लाई करेंगे, किसके ऊपर, बी के ऊपर, और जो रिमाइंडर बचता है क्यू उसके ऊपर, ठीक है। और तब तक करते रहेंगे। थर्ड स्टेप में बोला है कि कंटिन्यू द प्रोसेस टिल द रिमाइंडर इज 0। जब तक रिमाइंडर 0 नहीं बचेगा तब तक हम ये प्रोसेस है उसको कंटिन्यू करते रहेंगे आगे। एंड डिवाइजर एट दिस स्टेज विल बी द रिक्वायर्ड एचसीएफ। और जब आगे जब कंटिन्यू करते जाएंगे और जिस स्टेज पे जो रिमाइंडर है वो 0 बचेगा तब जो डिवाइजर होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड एचसीएफ हो जाएगा, ठीक है। तो ये 3 स्टेप है जिसका यूज करके हम कोई भी दो इंटीजर्स दिए उसका एचसीएफ फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग डिवीजन एल्गोरिथम। अब एग्जाम में अगर पूछा है क्वेश्चन और उसमें मेंशन किया है कि डिवीजन एल्गोरिथम यूज करके एचसीएफ फाइंड करो, तो आपको कंपलसरी इसी स्टेप्स को फॉलो करके उसका ऊपर से ये फाइंड करना है। लेकिन अगर मेंशन नहीं किया तो आप कोई भी यूज कर सकते हो मेथड, जो हमारी ओल्ड मेथड थी जिसमें हम फैक्टराइज करते थे दोनों को और दोनों में से जो कॉमन होता है उसको हम एचसीएफ बोलते हैं, ठीक है। तो वो मेथड भी आप यूज कर सकते हो, वो भी हम आगे पढ़ेंगे। पर जब मेंशन किया है कि डिवीजन एल्गोरिथम यूज करो तो हमें यही करना है। उसके लिए एक एग्जांपल देखते हैं, फाइंड एचसीएफ ऑफ 420 एंड 130। इन दोनों का हमें एचसीएफ फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, इन दोनों में से जो बड़ा इंटीजर है, कौन है बड़ा नंबर, 420 इज इक्वल टू लिख देना है छोटा 130। अब करना है हमें डिवीजन किसका, ऑलवेज डिवीजन किससे हो जाएगा, बड़े नंबर का छोटे नंबर से डिवीजन। 420 बड़ा है तो उसको हमें 130 से डिवाइड करना है। तो 130 3 जा होगा 39 यानी कि 390, माइनस करो तो बचेगा 30 रिमाइंडर। तो जो हमारा डिवीजन लेमा है उसमें क्या था, ए इज इक्वल टू बी और क्यू का मल्टीप्लिकेशन। बी है हमारा 130 और उसके साथ मल्टीप्लाई में आएगा क्यू क्या है हमारा 3 और प्लस रिमाइंडर आर क्या है हमारा 30, ठीक है। समझ में आया, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ठीक है। अब यहाँ पे जो रिमाइंडर है वो 30 बचा, तो रिमाइंडर अगर 30 0 नहीं बचता है तो हमें क्या करना है, वापस डिवीजन लेमा यूज करना है, किसके ऊपर, बी और आर के ऊपर। तो बी इज इक्वल टू था हमारा 130 और उसके ऊपर रिमाइंडर हमारा बचा 30, तो उसका वापस डिवीजन करेंगे। 3 4 जा 120 बचेगा रिमाइंडर 10, ठीक है। तो वापस से डिवीजन लेमा के हिसाब से 130 इज इक्वल टू हो जाएगा 30 इंटू 4 प्लस रिमाइंडर 10। ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के हिसाब से ये बनेगा। अब वापस यहाँ पे रिमाइंडर 10 बचा है हमारा, तो फिर वापस से हमें यही प्रोसेस कंटिन्यू करनी है। अब इस बार हम किसका डिवीजन करेंगे, जो हमारा अगले वाले स्टेप में जो बी था उसकी जगह पे क्या था हमारा 30, उसके डिवाइड करेंगे हम रिमाइंडर 10 3 जा 30, रिमाइंडर बचेगा 0। तो इसको यहाँ पे लिखेंगे हम 30 इज इक्वल टू बी क्यू यानी कि 10 इंटू 3 प्लस रिमाइंडर 0।
जब रिमाइंडर 0 मिल जाए तब जो डिवीज़र होता है, डिवाइज़र, ठीक है, डिवाइज़र क्या था यहाँ पे 10 डिवाइज़र था, तो ये 10 होगा, वो हो जाएगा हमारा SCF, ठीक है। तो सिंपली क्या करना है, ये स्टेप को बार बार फॉलो करते जाना है। हर बार पहले जो बड़ा नंबर है उसको छोटे नंबर से डिवाइड करो, रिमाइंडर बचता है तो फिर यहाँ पे जो नंबर मिला है उसको B को रिमाइंडर से डिवाइड करो, फिर भी अगर रिमाइंडर बचता है तो वापस जो यहाँ पे पहले बार में जो रिमाइंडर बचा था उसको वापस दूसरे रिमाइंडर से डिवाइड करो, और अगर जब रिमाइंडर 0 आ जाता है तब जो यहाँ पे डिवाइज़र होगा वो हो जाएगा हमारा SCF। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसको ऐसे, SCF ऑफ 420 and 130 is equal to 10। ऐसे हम फाइंड कर सकते हैं कोई भी दो नंबर का SCF by using division algorithm। So now we will start our first exercise, exercise 1.1। The first question of exercise is find SCF of following by using Euclid's division algorithm। जो अभी हमने एग्जाम्पल किया है जिसका, उसके हिसाब से ही करना है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को यूज़ करना है और उसके ऊपर से हमें SCF फाइंड करना है इन दो नंबर्स का। तो सबसे पहले हम इसमें से किसको A बोलेंगे और किसको हम B बोलेंगे वो चेक कर दें। तो जो लार्जर नंबर होगा वो हो जाएगा हमारा A और जो स्मॉलर नंबर होगा वो हो जाएगा B। ओके, तो हम सबसे पहले डिवीजन करेंगे A का B से। A है हमारा 225 और B है हमारा 135। उसका डिवीजन करो तो 135 2 जा हो जाएगा 270, तो 1 से ही करेंगे 135, रिमाइंडर बचेगा 90। ओके, अब इसको लिखते हैं हम यूक्लिड डिवीजन लेमा के हिसाब से। तो A यानी कि 225 इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशंट 135 इंटू 1 प्लस रिमाइंडर 90। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो वापस हम यही प्रोसेस है उसको रिपीट करेंगे। यहाँ पे अब हम B को ले लेंगे आगे और जो R है उससे उसको डिवाइड करेंगे। तो हमारा B है 135 डिवाइड बाय 90, 92 जा होगा 180, तो 180 इससे बड़ा हो जाएगा, तो 91 जा 90, रिमाइंडर बचेगा 45। डिवीजन एल्गोरिथम के हिसाब से लिखे तो 135 इज इक्वल टू 90 इंटू क्वोशंट 1 प्लस रिमाइंडर 45। वापस रिमाइंडर 45 मिला तो वापस इसी प्रोसेस को हम फॉलो करेंगे, 90 आ जाएगा आगे और 45 से उसको हम डिवाइड करेंगे, तो आएगा 90 डिवाइड बाय 45, 45 2 जा 90, रिमाइंडर बचेगा 0। डिवीजन यूक्लिड डिवीजन लेमा के हिसाब से 90 इज इक्वल टू 45 इंटू 2 प्लस रिमाइंडर 0। अब जब रिमाइंडर 0 आ जाता है तब जो डिवाइज़र होता है वो हमारा क्या हो जाता है SCF। तो यहाँ पे हम आंसर लिख सकते हैं HCF of 135 and 225 is equal to 45। Next question is 196 and 38,220. So we can clearly see that this number is larger and this one is small. So A is equal to 38,220, B is equal to 196. As usual, first we will divide 38,220 by 196 means कि B से हम इसको डिवाइड करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 196 1 जा 196, रिमाइंडर बचेगा 186, ऊपर से 2 नीचे आएगा। अब 196 9 जा 164, इसमें से माइनस करो तो रिमाइंडर बचेगा 98, ऊपर से 0 नीचे आएगा।
196 इंटू 5 करो तो आता है 980, रिमाइंडर बचेगा 0। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल ए यानी कि 38,220 इज इक्वल टू बी इंटू क्यू 196 इंटू 195 प्लस रिमाइंडर 0। अब यहाँ पे देखो इसमें ना फर्स्ट डिवीजन पे ही रिमाइंडर 0 आ गया, तो जो हमारा बी था, बी हमारा क्या हो जाएगा HCF, यानी कि 196 है वो हो जाएगा हमारा HCF। So we can write HCF of 196 and 38,220 is equal to 196। अगर फर्स्ट स्टेप में ही 0 आ जाता है रिमाइंडर तो हम B को ही HCF बोल सकते हैं, अगर 0 नहीं आता तो हम आगे कंटिन्यू करते हैं प्रोसेस को। ओके, द थर्ड क्वेश्चन इज 867 and 255. Okay, the larger number is A and smaller number is B. Now we will divide A by B. So 867 divided by 255. 255 3 जा हो जाएगा 765 और रिमाइंडर हमारा बचेगा 102। ओके, सो डिवीजन एल्गोरिथम का, डिवीजन लेमा का यूज़ करें हम तो यहाँ पे आएगा 867 इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कॉशन 255 इंटू 3 प्लस रिमाइंडर 102। अगर रिमाइंडर 0 नहीं बचता है तो हम इसी स्टेप को वापस फॉलो करते किसके ऊपर, B और R के ऊपर। तो B है 255, उसको हम डिवाइड करेंगे 102 से। सो 255 डिवाइड बाय 102, 102 2 जा 204, so remainder will be 51. Again by using Euclid division lemma we can write 155 is equal to 102 into 2 plus remainder 51. Again remainder is not 0, so we have to follow the procedure same. Now we will divide 102 by 51. 102 divided by 51, 51 2 जा 102, remainder will be 0। तो यहाँ पे भी वापस हम यूक्लिड डिवीजन लेमा यूज़ करें तो 102 इज इक्वल टू 51 इंटू 2 प्लस रिमाइंडर 0। तो जैसे एल्गोरिथम में बताया गया था कि जब रिमाइंडर 0 बचता है तब जो डिवाइज़र होता है, ये डिवाइज़र वो हो जाता है हमारा HCF। Therefore HCF of 867 and 255 is 51. So this is the answer. So by this method we can find the HCF of any two integers. Okay, so now we will start our next question, question number 2 of exercise 1.1. The question is that show that any positive odd integer is of the form 6q plus 1, 6q plus 3 and 6q plus 5 where q is some integer. Okay? हमें ऐसा प्रूव करना है कि अगर हम कोई भी पॉजिटिव इंटीजर लेते हैं तो वो हमें या तो 6q plus 1 के फॉर्म में मिलता है या फिर 6q plus 3 या फिर 6q plus 5 के फॉर्म में ही मिलता है। तो ये प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम लेट a इज सम इंटीजर एंड b इज इक्वल टू 6। कोई एक इंटीजर a लिया और दूसरा इंटीजर b लिया और b इज इक्वल टू मैंने 6 ले लिया। क्यों 6 लिया है? क्योंकि यहाँ पे देखो हर b की जगह पे जहाँ पे b होता है वहाँ पे 6 है। अगर इसको हम इसके साथ कंपेयर करें डिवीजन एल्गोरिथम के साथ, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के साथ इसको कंपेयर करें तो जहाँ जहाँ b है वहाँ पे यहाँ पे क्या दिया हुआ है 6, इसलिए मैंने b इज इक्वल टू 6 एज्यूम किया है। ठीक है, अब इसके ऊपर से हम डिवीजन एल्गोरिथम लिखे तो a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर वेर
r इज लेस ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन b होता है, ठीक है। a इज इक्वल टू b की जगह पे अगर हम 6 रख दें तो 6 प्लस r क्या होगा 6, b से छोटा होगा ऑलवेज, और 0 से या 0 या फिर 0 से बड़ा होगा। तो इसके हिसाब से हम लिख सकते हैं r की वैल्यू या तो r इज इक्वल टू होगा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 नहीं आ सकता क्योंकि 6 से छोटा लेना है और 0 या फिर 0 से बड़ा। तो r की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2, 3, 4 और 5 तक r की वैल्यू हो सकती है, ठीक है। तो अगर हम 1 बाय 1 r लेते हैं और चेक करते हैं कि इसके हिसाब से जो नंबर मिलता है इंटीजर वो किस फॉर्म में होता है और वो नंबर ऑड भी होना चाहिए। तो फर्स्ट हम लेते हैं r इज इक्वल टू 0। अगर r इज इक्वल टू 0 ले तो a इज इक्वल टू हो जाएगा 6q प्लस 0, दैट इज इक्वल टू 6q। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 2 इंटू 3q, 2 2 जा 6, 6q हो गया। अब कोई भी नंबर जो 2 के साथ मल्टीप्लाई हो वो ऑलवेज क्या होता है, इवन नंबर होता है। जो भी नंबर 2 के साथ मल्टीपल में हो वो ऑलवेज क्या होता है, इवन नंबर होता है। तो ये नंबर है वो इवन है हमारा, ठीक है। अब नेक्स्ट लेते हैं r की वैल्यू। फॉर r इज इक्वल टू 1, r इज इक्वल टू 1 लिया तो a इज इक्वल टू 6q प्लस 1 हो जाएगा। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 इंटू 3q प्लस 1। ये 2 इंटू ये नंबर मतलब ये जो नंबर है वो हमारा क्या है, इवन नंबर है। उसमें फिर हमने 1 ऐड किया। कोई भी इवन में अगर हम 1 ऐड करते हैं तो वो क्या बन जाता है, ऑड नंबर बन जाता है, ठीक है। इवन नंबर के अंदर अगर 1 ऐड किया जाए तो वो ऑड नंबर बन जाता है। ये नंबर है हमारा ऑड हो जाएगा। देन नेक्स्ट वैल्यू फॉर r इज इक्वल टू 2, r इज इक्वल टू 2 ले तो a इज इक्वल टू हो जाएगा 6q प्लस r की जगह पे 2। इन दोनों में से 2 कॉमन निकालो तो ब्रैकेट में बचेगा 3q प्लस 1 इज इक्वल टू, अगर मैं 3q प्लस 1 की जगह पे कोई नंबर m ले लूँ तो ये हो जाएगा 2m। मतलब ये 2 के साथ मल्टीपल में कोई नंबर है, ठीक है। तो 2 के साथ मल्टीपल में हो तो वो नंबर क्या होता है, इवन। तो ये नंबर भी हमारा इवन हो गया। नेक्स्ट वैल्यू लेते हैं r की। r इज इक्वल टू 3, a इज इक्वल टू 6q प्लस 3 इज इक्वल टू, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 6q प्लस 2 प्लस 1। इन दोनों में से अगर हम 2 कॉमन निकाले तो बचेगा 3q प्लस 1 प्लस 1। ये नंबर है वो 2 के मल्टीपल में, मतलब ये क्या हो जाएगा, इवन नंबर। और इवन में 1 ऐड करो तो ये नंबर बन जाएगा ऑड, ठीक है। तो ये नंबर मिला ऑड। फिर नेक्स्ट वैल्यू लेते हैं r इज इक्वल टू 4, देयरफॉर a इज इक्वल टू 6q प्लस 4। इसमें से 2 कॉमन निकलेगा तो बचेगा 3q प्लस 2। 2 के मल्टीपल में कोई नंबर है m, जहाँ पे m इज इक्वल टू हमने लिया हुआ है 3q प्लस 2। तो 2 के मल्टीपल में कोई भी नंबर मतलब इवन नंबर हो गया। नेक्स्ट वैल्यू r इज इक्वल टू 5, a इज इक्वल टू 6q प्लस 5। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 6q प्लस 5 की जगह पे 4 प्लस 1। इन दोनों में से कॉमन निकलेगा 2 तो ब्रैकेट में बचेगा 6q प्लस 2 प्लस 1। 2 के साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई में है मतलब ये इवन नंबर है, और प्लस 1, इवन में 1 ऐड करो तो नंबर बन जाता है ऑड। तो ये नंबर हो गया ऑड। तो हमें क्या पूछा था इस क्वेश्चन में, एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5। मतलब 6q प्लस 1 था तो क्या हुआ, ऑड हुआ।
6 क्यू प्लस 3 था तो भी ऑड हुआ, 6 क्यू प्लस 5 तो ऑड आया। उसके अलावा सभी जगह पे क्या है, यहाँ पे 6 क्यू प्लस 0 था तो इवन हो गया, 6 क्यू प्लस 2 था तो इवन हो गया, और 6 क्यू प्लस 4 था तो भी इवन हो गया। तो ये यहाँ पे प्रूव होता है कि कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर लो आप, तो ऑलवेज किस फॉर्म में होता है, 6 क्यू प्लस 1 के, या फिर 6 क्यू प्लस 3, या फिर 6 क्यू प्लस 5 के फॉर्म में होता है। ये भी ऑड है, ये भी ऑड है, और ये भी ऑड है। 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3 और 6 क्यू प्लस 5 के अलावा कोई भी हो तो वो इवन होता है। यहाँ पे 6 क्यू प्लस 0 था तो इवन हो गया, 2 था तो भी इवन हो गया, और 4 था तो भी इवन हो गया, ठीक है, हैंस प्रूव्ड। तो ये जो स्टेटमेंट था वो प्रूव्ड हो गया। Okay, the third question of the exercise 1.1 is an army contingent of 660 members is to march behind an army band of 32 members in a parade. Okay, एक परेड है जिसके अंदर ये कॉन्टिजेंट यानी कि जो टुकड़ी होती है सेना की, उसके मेंबर्स है 616, और बैंड है जिसके अंदर 32 मेंबर्स है। उन लोगों को चलना है परेड के अंदर। The two groups are to march in the same numbers of columns. Okay, two groups march करेंगे same numbers की column के अंदर। What is the maximum numbers of column in which they can march? अब इस सवाल को पूरा समझ लेते हैं पहले। 660 मेंबर्स की एक टुकड़ी है और 32 मेंबर्स की एक दूसरी ग्रुप है जिसके अंदर बैंड वाले सब है, ठीक है। मान लो कि 32 मेंबर्स वाले के अंदर हमें 4-4 लोग ले लिए, तो 8 मेंबर्स ले लिए हमने, ठीक है। तो हमें कितने कॉलम्स बनेंगे, 4 कॉलम्स बनेंगे, जिसके अंदर इसके अंदर 8 मेंबर्स होंगे बैंड वाले, इसके अंदर 8, इसके अंदर और इसके अंदर, सबके अंदर 8 मेंबर्स हमने ले लिए, तो 4 कॉलम्स बने। तो अब हमें जो ये 616 है उसकी भी हमें 4 कॉलम ही बनानी है। जितनी कॉलम इसकी बने उतनी कॉलम ही इसकी बननी चाहिए, और इसके अंदर सबके अंदर सेम मेंबर्स डिवाइड हो जाने चाहिए। तो ऐसे कितनी कॉलम्स हम बना सकते हैं जब इसके अंदर सब मेंबर्स सेम हो और इसके अंदर भी सब मेंबर्स सेम हो, और दोनों का 2-2 ग्रुप अलग अलग बनते हो, ठीक है। तो जब भी ऐसा सवाल हो जिसके अंदर कोई मैक्सिमम नंबर्स ऑफ कॉलम है, सुप्रीमम फाइंड करना हो, किसी का लार्जर फाइंड करना हो, लॉन्गेस्ट फाइंड करना हो, ऐसा, ठीक है। तो जब भी यहाँ पे मैक्सिमम चीज़ें आती है, सुप्रीमम चीज़ें आती है, तब हर बार हम क्या फाइंड करते हैं उसमें, SCF। क्यों? क्योंकि SCF का फुल फॉर्म होता है हायर कॉमन फैक्टर, ठीक है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है उसका फुल फॉर्म। मैक्सिमम का नंबर भी हाईएस्ट होता है। जब भी हाईएस्ट चीज़ें आएगी तब हम क्या फाइंड करेंगे, SCF। और जब भी लोएस्ट चीज़ आएंगे, मिनिमम आएगा, लोएस्ट आएगा, स्मॉलर आएगा, वैसा कुछ भी पूछेंगे तब हम फाइंड करेंगे उसमें LCM, क्योंकि LCM का फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो उसमें हम हमेशा LCM फाइंड करेंगे। तो अब इसके अंदर हम क्या फाइंड करेंगे, SCF। जो 2 नंबर्स है उसका हम SCF फाइंड करेंगे। यहाँ पे 2 नंबर्स है हमारे पास, 616 एंड 32। इसका जो SCF मिलेगा हमें, उतनी कॉलम्स हम मैक्सिमम बना सकते हैं। जब क्या होगा, उसमें पहली कॉलम जिसमें बैंड वाले होंगे और उसके पीछे होंगे ये कॉन्टिजेंट्स मेंबर्स, ठीक है, और सब में इक्वल डिवाइड हो जाएंगे। तो उसके लिए SCF फाइंड करने के लिए हमारे पास पहला नंबर है वो है A और ये है B। हर बार की तरह हम A को B से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे है 616 डिवाइड बाई 32, 32 1 जा 32, इसमें से माइनस करोगे बनेगा 29, ऊपर से आएगा 6, और 32 9 जा हो जाएगा 288, और रिमाइंडर बचेगा 8। तो डिवीजन एल्गोरिथम का यूज़ करें, डिवीजन लेमा का यूज़ करें यहाँ पे, तो यहाँ पे मिलेगा 660 इज इक्वल टू 32 इंटू 19 डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर 8। जब रिमाइंडर यहाँ पे 0 नहीं बचता तो इसको ही हम वापस कंटिन्यू करेंगे। इस बार हम B को R से डिवाइड करेंगे, मतलब 32 को हम 8 से डिवाइड करेंगे, तो 8 4 जा 32, रिमाइंडर बचेगा 0। 8 इंटू 4 क्वोशंट प्लस रिमाइंडर
0। जब रिमाइंडर 0 बचता है तब यहाँ पे जो डिवाइज़र होता है वो हमारा हो जाता है HCF। तो 8 इज इक्वल टू HCF। तो यहाँ पे HCF ऑफ 616 एंड 32 इज 8। इसका मतलब ये हुआ कि हम टोटल 8 कॉलम्स बना सकते हैं जहाँ पे बैंड वाले हैं वो भी इक्वल डिवाइड होंगे और जो है कॉन्टिजेंट मेंबर्स है वो भी इक्वली डिवाइड हो जाएंगे और एक दूसरे के बैंड वाले आगे रहेंगे और जो कॉन्टिजेंट मेंबर है उसके पीछे रहेंगे। उस तरह से वो परेड करेंगे। ओके, सो यहाँ पे लिखेंगे हम आंसर में मैक्सिमम नंबर्स ऑफ कॉलम आर 8। maximum numbers of column will be 8. Okay, the fourth question is use Euclid's division lemma to show that the square of any positive integer is either of the form 3m or 3m plus 1 for some integer m। ठीक है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर ले और उसका स्क्वायर करे तो या तो वो 3m के फॉर्म में होगा या फिर 3m प्लस 1 के फॉर्म में होगा। ऐसा हमें प्रूव करना है। और इसके अंदर एक हिंट दी हुई है जिसमें बोला है कि लेट x बी अ पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, जो ये पॉजिटिव इंटीजर है वो x है और वो किस फॉर्म में होगा, is either of the form 3q plus 1 and 3q plus 2 और 3q plus 2। हिंट में दिया हुआ है कि x कोई पॉजिटिव इंटीजर ले लो और उसमें x है वो या तो 3q के फॉर्म में होगा या फिर 3q plus 1 या फिर 3q plus 2 के फॉर्म में होगा और उसका स्क्वायर करके आप प्रूव करो कि उसका जो स्क्वायर है वो या 3m और 3m plus 1 के फॉर्म में आता है। ऐसा हिंट के अंदर दिया हुआ है। तो चलो हम इसको प्रूव करते हैं। अगर x इज इक्वल टू 3q लिया हमने, अब इसका स्क्वायर करें तो यहाँ पे हो जाएगा x स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा 3q का स्क्वायर, दैट इज 3 3 जा 9q स्क्वायर इज इक्वल टू, इसके अंदर से 3 कॉमन निकालो तो ब्रैकेट के अंदर 3q स्क्वायर लिख सकता हूँ मैं। ठीक है, इज इक्वल टू 3। अगर मैं यहाँ पे 3q स्क्वायर की जगह पे कोई इंटीजर m ले सकता हूँ, यहाँ पे लिख दूंगा वेर m इज इक्वल टू 3q स्क्वायर। 3q स्क्वायर की जगह पे मैंने m लिख दिया तो ये फॉर्म हो गया 3m का। अब दूसरा लेते हैं हम x स्क्वायर इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 3q प्लस 1। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे x स्क्वायर और यहाँ पे 3q प्लस 1 का स्क्वायर। इसका स्क्वायर करो, आइडेंटिटी लगाए तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर यानी कि 3 3 जा 9q स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट एंड लास्ट टर्म 2 2 जा 6q एंड लास्ट टर्म का स्क्वायर 1 स्क्वायर 1। अब यहाँ पे इसमें से क्या कॉमन निकलेगा 3, तो यहाँ ब्रैकेट में बचेगा 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1 इज इक्वल टू 3m प्लस 1 वेर m इज इक्वल टू 3q स्क्वायर प्लस 2q। यहाँ पे मैंने क्या किया, इसकी जगह पे m ले लिया। ठीक है, तो ये भी फॉर्म मिला हमें 3m प्लस 1, तो ये भी प्रूव हो गया कि 3m प्लस 1 के फॉर्म में आता है। अब थर्ड वैल्यू लेते हैं x की, x इज इक्वल टू 3q प्लस 2। अब इसका स्क्वायर करें अगर तो ये x स्क्वायर 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर, आइडेंटिटी लगाए तो 3 3 जा 9q स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट एंड लास्ट टर्म 2 2 जा 3 3 2 जा 2 3 जा 6 6 2 जा 12q प्लस 2 का स्क्वायर 4 इज इक्वल टू 9q स्क्वायर प्लस 12q। क्योंकि मुझे इसको 3m प्लस या 3m या फिर 3m प्लस 1 के फॉर्म में लाना है, 4 को मैं लिख दूंगा 3 प्लस 1
ताकि इन तीनों में से मैं 3 को कॉमन निकाल सकूं। हमें इसी तरह से अरेंज करना है कि हम इसमें से 3 को कॉमन निकाल सके ताकि हम 3m लिख सकें या फिर 3m + 1 लिख सकते। देखो इसमें से 3 मैंने कॉमन निकाल दिया तो 3m लिख पाया मैं। यहाँ पे मैंने क्या किया, इसमें से और भी क्यूब भी कॉमन निकलता था पर मैंने निकाला सिर्फ 3 ही, क्योंकि मुझे 3m फॉर्म लाना था इसलिए। ठीक है, ये प्रूव करना है इसलिए। यहाँ पे भी मैंने इसमें से सिर्फ 3 को कॉमन निकाला तो ये 3m + 1 लिख सकता हूँ, वेर m = 3q² + 4q + 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये प्रूव हो गया कि x कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है जिसका फॉर्म होगा 3q, 3q + 1 और 3q + 2, उसका स्क्वायर करो तो या तो 3m होगा या फिर 3m + 1 होगा। सो हम बोल सकते हैं हैंस प्रूव्ड। Okay, the last question of exercise 1.1 is question number 5. Use Euclid division lemma to show that the cube of any positive integer is of the form 9m, 9m + 1 and 9m + 8. ठीक है, यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 4 हमने किया था उसके जैसा सेम है, सिर्फ फ़र्क इतना है यहाँ पे स्क्वायर की जगह पे क्यूब दिया है। 4th नंबर के क्वेश्चन में यहाँ पे स्क्वायर दिया हुआ था और यहाँ पे जो फॉर्म है वो 9m, 9m + 1 और 9m + 8 है। ठीक है, तो सेम क्वेश्चन है तो हम सेम तरीके से ही इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले लेट x बी एनी पॉजिटिव इंटीजर ऑफ द फॉर्म ऑफ 3q, 3q + 1, 3q + 2। हमने कोई एक x एज्यूम कर लिया पॉजिटिव इंटीजर जो फॉर्म में, किसके फॉर्म में, 3q, 3q + 1 और 3q + 2 के फॉर्म में है। ठीक है, अब ये बात आप समझ लो क्यों ऐसा आता है, क्योंकि ये है m, ये जो पीछे ऐड किया हुआ है वो क्या है, रिमाइंडर है, और रिमाइंडर कभी ये जो b है उससे बड़ा नहीं होता, इसलिए 2 तक ही आएगा। इसमें 3q + 3, 3q + 4 ऐसा कभी नहीं आएगा, क्योंकि रिमाइंडर इसकी क्या हो सकती है, या तो 0, 1 या फिर 2 ही हो सकती है, इसलिए। अब 1 बाय 1 हम लेते हैं x की वैल्यू। फर्स्ट फॉर x = 3q। अब यहाँ पे क्या बोला है, शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, तो हम यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसका क्यूब। तो x का क्यूब करें तो यहाँ पे 3q का क्यूब, 3 का क्यूब 3 3 = 9, 9 3 = 27q³ = अब इसमें से अगर 9 कॉमन निकाल दो, क्योंकि मुझे यहाँ पे 9m के फॉर्म में लाना है इसलिए, तो यहाँ से 9 कॉमन निकालो तो पीछे बचेगा 3q³ = 9m, where m = 3q³। नेक्स्ट वैल्यू लेते हैं फॉर x = 3q + 1। अब यहाँ पे क्यूब करेंगे इसका, = 3q + 1 का होल क्यूब। अब यहाँ पे हमें क्यूब की आइडेंटिटी है वो लगानी पड़ेगी। क्यूब की आइडेंटिटी क्या होती है, यहाँ पे लिख देते हैं हम a + b का होल क्यूब हो अगर, तो यहाँ पे होगा a³ + b³ + 3a² + 3ab²। ये है क्यूब की आइडेंटिटी। इसका यूज़ करके हम यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, एक्सपांड करेंगे। तो यहाँ पे, तो अब इस आइडेंटिटी को हम इसमें अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे आएगा फर्स्ट टर्म का क्यूब यानी कि 3q का क्यूब, देन आएगा सेकेंड टर्म का क्यूब यानी कि 1 का क्यूब, प्लस है यहाँ पे 3 फर्स्ट का स्क्वायर और सेकेंड टर्म, प्लस 3 × फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म का स्क्वायर। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म है यहाँ पे 3q1, 3q1। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। 3q का क्यूब यानी कि 27q³ + 1 का क्यूब 1 हो जाता है, प्लस
यहाँ पे 3 का स्क्वायर यानी कि 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 क्यू स्क्वायर इंटू 1 यानी कि 27 क्यू स्क्वायर, प्लस यहाँ पे 3 3 जा 9 और 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो ये 3 3 जा 9 क्यू। अब ये पूरे में से आप देखो तो ये 1 है वो अलग है, तो 1 को हम पीछे ले जाते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 27 क्यू क्यूब प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 9 क्यू प्लस 1। अब इसमें से हम 9 कॉमन निकाला तो ब्रैकेट में बचेगा यहाँ पे 3 क्यू क्यूब प्लस 3 क्यू स्क्वायर प्लस क्यू प्लस 1। यहाँ पे मैं 9 इसकी जगह पे मैं m लिख दूँ अगर, और यहाँ पे 1, वेर m इज इक्वल टू 3 क्यू क्यूब प्लस 3 क्यू स्क्वायर प्लस क्यू। तो ये भी फॉर्म हमें मिला 9m प्लस 1। अब नेक्स्ट वैल्यू लेते हैं हम x की, x इज इक्वल टू फॉर x इज इक्वल टू 3q प्लस 2। सेम टू सेम यहाँ पे भी हम वापस क्यूब करेंगे, यहाँ पे भी हो जाएगा 3q प्लस 2 का होल क्यूब। तो यहाँ पे हम इस आइडेंटिटी को वापस यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे आइडेंटिटी है फर्स्ट टर्म का क्यूब प्लस सेकेंड टर्म का क्यूब प्लस 3 इंटू फर्स्ट टर्म का स्क्वायर सेकेंड टर्म प्लस 3 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म का स्क्वायर। फर्स्ट टर्म है 3q, सेकेंड 2, 3q, सेकेंड टर्म 2, फर्स्ट टर्म 3q और सेकेंड टर्म 2। यहाँ पे क्यूब करो तो ये हो जाएगा 27q क्यूब प्लस 2 का क्यूब 8 प्लस 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27, 27 2 जा 54q स्क्वायर प्लस यहाँ पे 3 3 जा 9, 9 और 2 का स्क्वायर 4, 9 इंटू 4, 9 4 जा 36 क्यू। ठीक है, अब यहाँ पे 8 को हम पीछे ले जाते हैं तो यहाँ पे आगे बचेगा 3q क्यूब प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 36 क्यू प्लस 8। अब इसमें से अगर हम 9 कॉमन निकालें तो ब्रैकेट में अगर 9 को कॉमन निकाल देते यहाँ पे बचेगा 3q क्यूब प्लस यहाँ से भी 9 कॉमन निकल गया तो बचेगा 6q स्क्वायर प्लस यहाँ से भी 9 कॉमन तो बचेगा 4q और प्लस 8 इज इक्वल टू 9। इस पूरे एक ब्रैकेट की जगह पे मैं लिख देता हूँ m और ये प्लस 8, वेर m इज इक्वल टू 3q क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q। q हम हर बार m लेते हैं क्योंकि हमें ये 9m के फॉर्म में लाना है यहाँ पे। ठीक है, और इस बार हम इसमें से हर बार क्यों कॉमन 9 निकालते हैं क्योंकि हमें आगे 9 चाहिए इसलिए। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कोई भी इंटीजर लूँ मैं, x की कोई भी वैल्यू लूँ उसका क्यूब करूँ तो और हर बार या तो 9m मिलता है, 9m प्लस 1 मिलता है या फिर 9m प्लस 8 मिलता है, जो हमें यहाँ पे प्रूव करना था। तो ये हमारा प्रूव हो जाता है। यहाँ पे भी 9m आया, 9m प्लस 1 आया और 9m प्लस 8, दैट मीन्स हैंस proved।